हेलो स्टूडेंट्स, जल संसाधन के हमारे अध्याय में आज हम लेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और संबंधित जल संसाधन प्रबंधन। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से सीधा सा तात्पर्य है कि नदियों पर बांध बनाकर वहाँ से बिजली प्राप्त करना, वहीं से कृषि योग्य पानी लेना और साथ ही साथ वहाँ जलीय जीव जंतुओं की जितनी भी किस्में हैं उन्हें विकसित करने से हो सकता है। हम जल का संरक्षण प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज ये बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे के बांध बनाकर जलाशय, झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ भी बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों पर बांध बना दिए गए हैं। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता करते हैं? आप ऊपर देख रहे हो डायग्राम में एक ऐसे ही बांध का दृश्य दिया हुआ है जहाँ पर पीछे आपको पानी दिख रहा है। तो इस पानी को रोककर यहाँ से तेज़ गति से जब पानी नीचे आता है तो उससे बिजली का निर्माण किया जाता है। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद उसे खेती सिंचाई के लिए उपयोग करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए गए हैं, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है? यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा, परंपरागत से लेकर भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप भी हटा देंगे आंसर में और लिखेंगे इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। जहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग संबंधित है। उदाहरण के लिए सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन सिंचाई दोनों के काम आ रही है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का दोनों को संतुलित करने में काम आ रही है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई संबंधित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। उनका मानना था कि परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समृद्ध रूप से विकसित करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से पुनरीक्षण और विरोध के विषय बन चुके हैं, क्योंकि जहाँ पर ये बांध बनाए जाते हैं वहाँ पर जो कृषिगत क्षेत्र होता है वो नष्ट हो जाता है। वहाँ के जो लोग पहले से रह रहे हैं उन्हें हटाकर इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये विरोध का कारण भी बना है। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों के स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं और कालांतर में अपघटित हो जाती है, जो कि कृषिगत संसाधनों में काम आनी चाहिए वो काम नहीं आ पाती। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बने हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण हुआ। विस्थापन का मतलब आप समझ गए होंगे, जिन जगहों पर बांध बनाए गए हैं वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है और उन्हें कहीं और जाकर रहना पड़ता है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव और नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर किसे मिलेगी? शायद जमींदार और बड़े किसानों को, या फिर उद्योगपतियों और नगरीय केंद्रों को। गाँव के भूमिहीनों को लीजिए, जिनके पास ज़मीन नहीं है,
कि वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं का लाभ उठा पाते हैं? नहीं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिया, जहाँ किसान जल गहन और वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदा में लवणीकरण जैसे पारिस्थितिक परिणाम भी आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर लवणीकरण होगा वहाँ पर वही मृदा आगे के लिए काम नहीं आ पाती। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदला। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के लिए भी संघर्ष पैदा करते हैं। अब सोचिए आप, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नदियाँ बहुत हैं, लोगों को प्रत्यक्ष फ़ायदा मिलता है, लेकिन उन चीज़ों का फ़ायदा वही उठा पाते हैं जो अमीर किसान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भूमिहीन लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो वहाँ के कई किसान तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो अधिकांश किसान गरीब भी हैं। गुजरात में साबरमती मिशन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान कृषक उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े भी होते जा रहे हैं। नदी परियोजनाओं पर कुछ अधिकतर आपत्तियाँ उनके उद्देश्यों को विफल हो जाने पर है। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल को नुकसान हुआ, बल्कि वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह है कि तलछट, जो कि प्राकृतिक उर्वरक हैं, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ जाती है। भूमि का उपजाऊपन, भूमि निम्नीकरण का मतलब भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियाँ, फसलों के कीटाणु जनित बीमारियाँ आदि प्रदूषण फैलते हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे इस अध्याय को। धन्यवाद।